वेलकम टू एक्सलेंट मेंटर्स। तो इन टुडेज वीडियो हम लोग बात करेंगे क्लास 10th आईसीएसई का ईयर 2023 का प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसी की सॉल्विंग हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, दिस वाज अ एमसीक्यू। तो हमारा पहला क्वेश्चन आया था, क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स अबाउट अ फल्क्रम इज कंसीडर टू बी। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा कैसे लिया जाता है? इट इज टेकन एज नेगेटिव। अगला क्वेश्चन हमारा था, व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ठीक, तो अगर हमारा स्पीड डबल हो रहा है यानी 2v, लेट अस सपोज 2v हो रहा है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इट विल बिकम 4 टाइम्स। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट विल बिकम 4 टाइम्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द एनर्जी कन्वर्जन इन अ वॉशिंग मशीन इज फ्रॉम। वॉशिंग मशीन में कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है? तो इट इज इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस सफर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा है तो उससे जो रेडिएशन निकल रहे होंगे उससे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेविएशन कौन से रेडिएशन का होता है? तो दैट इज बीटा रेडिएशन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आपके डिफ्लेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा, स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इन वाटर इज। ब्लू लाइट की स्पीड इन सारे ऑप्शंस में से सब मोर देन ही है, तो इन सारे में किससे सबसे ज़्यादा होगी? तो देखिए, इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों ने ये सीरीज पढ़ी होगी, इट इज़ विप ग्योर। ठीक है, तो इस सीरीज में जैसे जैसे हम लोग नीचे इंक्रीज करते हैं तो हमारी जो वेवलेंथ होती है इट ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज करती है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड का, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। दैट मीन्स जो हमारी स्पीड होती है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्पीड भी उस चीज़ की ज़्यादा होगी। तो अगर हम इस ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे ऑप्शंस हैं जैसे कि ग्रीन है, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया और वॉयलेट हो गया। ठीक, तो ग्रीन, ऑरेंज, रेड ये सारे के सारे आपके ब्लू के नीचे हैं। ठीक है, तो इन सब की स्पीड तो ब्लू से ज़्यादा है, बट जो आपका वॉयलेट कलर है वो ब्लू के ऊपर है, यानी वॉयलेट कलर की जो लाइट की स्पीड होगी वो ब्लू कलर की लाइट की स्पीड से कम होगी। यानी कि आपका जो इसमें ऑप्शन बनेगा, स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इन वाटर इज मोर देन वॉयलेट लाइट, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन में से सिर्फ वॉयलेट ही ब्लू के पहले है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या आया था, और कॉनकेव लेंस प्रोड्यूसेस ओनली। देखिए, कॉनकेव लेंस का अगर आपने सारे केसेस पढ़े होंगे तो दो ही केसेस होते हैं उसमें, वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और डिमिनिश्ड बनाता है। तो इसमें से सबसे सही ऑप्शन हमारा बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, व्हेन अ बॉडी इज वाइब्रेट्स अंडर अ पीरियोडिक फोर्स द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी आर ऑलवेज। अगर आप उसमें पीरियोडिकली फोर्स लगा रहे हैं तो वो वाइब्रेशंस कौन से होंगे? हमारे फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा था, टू नोट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम टू डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच दैट दे हैव अ सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। ठीक है, लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, यानी कि हमारी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी तो सेम रहने वाली है। प्रोड्यूस्ड नोट्स डिफर इन देयर। ठीक है, तो किस चीज़ में डिफर करेंगे? तो वो डिफर करने वाले हैं हमारे वेव फॉर्म में। ठीक है, यानी उनकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट। तो जैसे कि करंट अगर किसी भी वायर में फ्लो करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी इंक्रीज हो जाने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस। स्पेसिफिक लेटेंट हीट का देखिए फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू Q बाय M। तो यहाँ से इस रिलेशन से हम देख सकते हैं जो हमारा C है वो हीट कैपेसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो ये ऑप्शंस हैं वो इसी में से कुछ चीज़ों को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है दैट इज़ ऑप्शन डी,
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, जो कि ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज 1900 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब पूछा है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर हम, जो हमारा एक्स सब्सटेंस है, ठीक है, अगर हम एक्स सब्सटेंस का 1 किलो ऑफ सब्सटेंस एक्स अब्जॉर्ब्स 1900 जूल हीट टू, ये वाला ऑप्शन सही बैठेगा, ऑप्शन बी इसमें सही बैठने वाला है। देखिए, 1 किलो ऑफ सब्सटेंस एक्स अब्जॉर्ब्स 1900 जूल हीट फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। यानी कि अगर जो आपका सब्सटेंस एक्स है उसका 1 किलो सब्सटेंस हम लेते हैं, 1 किलो अमाउंट लेते हैं और उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का राइज करना है हमें, तो हमें उसमें कितनी जूल हीट देनी पड़ेगी, 1900 जूल हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स नॉर्मल सो द गिवन सरफेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, अगर आपकी कोई रे ऑफ लाइट ऐसे नॉर्मली गिर रही है किसी सरफेस पे, तो वो ऐसे ही आपकी विदाउट डेविएटेड पास हो जाती है, तो उस केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा, इट इज 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, स्मॉल एयर बबल्स राइजिंग अप अ फिश टैंक अपीयर्स सिल्वरी व्हेन व्यूड फ्रॉम सम पर्टिकुलर एंगल इज ड्यू टू द। ये फिनोमिना आपने देखा होगा जब आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला केस पढ़ा होगा। वैसे इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में ही आपका जब ये आपका एक एग्जांपल दिया होगा कि बबल्स जब ऊपर राइज करते हैं तो वो आपको सिल्वरी नजर आते हैं ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, when a current I flows through a wire of resistance R for time t then the electrical energy produced। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आपका जूल्स लॉ से है, जो कि क्या होता है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा। हीट एनर्जी जो होती है वो हमारी इक्वल होती है आई स्क्वायर आर टी के, तो इसमें हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट रिलेशन फॉर ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो इसका जो ऑप्शन आपका बैठेगा ऑप्शन नंबर सी, कि जब सेल यूज में होती है तो उस समय आपका ईएमएफ जो होता है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एमसीक्यू खत्म हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहला था, व्हेन डज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टेंड टू बिकम रेडियो एक्टिव। कब किसी एटम का न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होता है, तो ये तब होता है जब उस एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब किसी न्यूक्लियस में, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, when in a nucleus the number of neutrons are greater than the number of protons then it tends to become radioactive, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ सिंगल पुली इन विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एंड एफर्ट इज नॉट द सेम। तो ये आपकी पुली हो जाएगी सिंगल मूवेबल पुली, ठीक है। और इसमें अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ दिस पुली। तो इस पुली का एडवांटेज होता है इट एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक। अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगुलर लैमिना। ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, देखिए ये हो गया आपका ट्रायंगुलर लैमिना। तो ट्रायंगुलर लैमिना के वर्टेक्स से जो मीडियन हम लोग डालते हैं, मीडियन के इंटरसेक्शन पे हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, ठीक है। नेक्स्ट था, व्हेन दिस ट्रायंगुलर लैमिना इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम एनी वर्टेक्स व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन वेट इन इट्स रेस्ट पोजीशन। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, कि जैसे आपका ये ट्रायंगुलर लैमिना है, ठीक है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी ऐसे एक्ट करती है नीचे की तरफ, तो यहीं पे इसका वेट एक्ट करेगा। इसको किसी भी एक वर्टेक्स से यहाँ से हमने ऐसे हाँ इसको सस्पेंड करना है, इसके किसी भी एक वर्टेक्स से आपको यहाँ से आपने सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तो यही इसका पाइवट पॉइंट हो गया। तो आपको पूछा है क्वेश्चन में कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या प्रोड्यूस होने वाला है। देखिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है यानी टॉर्क होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, इट इज़ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट।
तो अगर हम यहाँ पे देखें जो फोर्स लग रहा है स्ट्रैंगुलर लैमिना पे वो तो इधर की ओर लग रहा है ऐसे, इसका खुद का ओन वेट यही फोर्स लगा रहा होगा। और जो पाइवटेड पॉइंट है ये है हमारा, दिस इज आवर पाइवटेड पॉइंट। तो अगर हम इस फोर्स की इस पाइवटेड पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो वो तो नहीं है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, वो तो सेम ही डायरेक्शन में है। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी ज़ीरो होगी तो अगर हम कुछ भी इसका वेट हो, कुछ भी इसका वेट हो सकता है, तो कुछ भी वेट हो, अगर हम इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टॉर्क हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो। आप चाहे इसको ऐसे घुमा के भी लटका दें, अगर इस पॉइंट से भी आप इस वर्टेक्स से भी लटका देंगे तो सेम वही सिनेरियो बनने वाला है। ठीक है, फिर से आपको कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलेगी तो आपका जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो ज़ीरो होगा। तो इस केस में आपका आंसर बनने वाला है ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द डायग्राम शोज व्हील ओ पाइवटेड एट पॉइंट ए। ठीक है, ये आपकी व्हील है, पॉइंट ए से पाइवटेड है, ये इसका इस बार पाइवटेड पॉइंट रहने वाला है। 3 इक्वल फोर्सेस F1, F2 एंड Fe एक्ट ऑन पॉइंट B ऑन द व्हील। ठीक है, विच फोर्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मूवमेंट अबाउट ए। देखिए अभी डिस्कस किया था कि जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवटेड पॉइंट। तो चलिए देख लेते हैं क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहने वाली है। आपको सिंपली इन फोर्सेस को आप ऐसे इंक्रीज करिए, ऐसे इंक्रीज करिए, इस तरीके से ये वाला फोर्स आपका ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट से देख ले रहे हैं कि किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो ऐसे बनेगा, इससे देखेंगे तो इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, और इस वाले फोर्स F1 की बात करेंगे तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ऐसे रहने वाला है। तो F1, F2 और F3 तीनों में आप देख सकते हैं डायग्राम में कि F1 वाला जो है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम है। तो F1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिंस मैक्सिमम है तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा F1। ठीक है, F1 वाला जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। और इसका रीज़न पूछा है तो रीज़न यही है कि पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फोर्स F1 की है वो मैक्सिमम है, इस वजह से आपका यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। तो सिंस द परपेंडिकुलर आपका आंसर ही बनेगा, सिंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज मैक्सिमम हेंस द फोर्स F1 प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम टॉर्क। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। व्हाट डज बी द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर वर्क टू बी नेगेटिव। वर्क नेगेटिव होने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में आपका एंगल बनना चाहिए 180 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड यूजिंग द फॉर्मूला U by H वेयर U इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड H इज द हाइट। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, U इज इक्वल्स टू mgh। ठीक, H को यहाँ नीचे भेज दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, U by H इज इक्वल्स टू mg। तो U by H से यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, mg। mg क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे हमें जो फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है वो होगी वेट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द पावर स्पेंट बाय अ क्रेन व्हाइल लिफ्टिंग अ लोड ऑफ मास 2000 kg एट वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, मास गिवन है एंड वेलोसिटी गिवन है। देखिए क्वेश्चन में हमें लिखा है मास वाज आई गेस 2000 kg। ठीक है, मास वाज 2000 kg एंड वेलोसिटी इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। और कुछ भी दिया है, हाँ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी दिया है, g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट क्या करना है हमें, पावर स्पेंट। ठीक है, पावर को कैलकुलेट करना है। तो देखिए पावर का तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, बट यहाँ पे ऐसा वर्क डन से रिलेटेड कुछ नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स हमें फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला चेंज कैसे करेंगे, देखिए वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला नया जो बन जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। बट यहाँ फोर्स भी नहीं गिवन है तो फोर्स तो हम लोग निकाल सकते हैं। फोर्स निकालने का तरीका क्या होता है, F इज इक्वल्स टू mg इंटू v। अब ये सारे डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, बस वैल्यू पुट करनी है, हमारा पावर निकल आएगा। देखिए पावर इज इक्वल्स टू मास गिवन है 2000, ग्रेविटी है आपकी 10 एंड वेलोसिटी इज 1.5। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 301234।
और पीछे से एक डिजिट बाद और एक और ज़ीरो आएगा, पीछे से एक डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, आपका पावर इतना वॉट आ जाएगा। ठीक है, आई गेस मैंने कोई ज़ीरो एक्स्ट्रास नहीं किए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? A metal foot ruler is held at the edge of a table. It is pressed at its free end and then released. It vibrates. Okay. इसमें क्वेश्चन ये है कि जैसे आपका ये एक टेबल है, टेबल के एंड पे आपने एक रूलर रखा है और यहाँ से आपने इसको प्रेस किया, ये वाइब्रेट करेगा। तो जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने वाले हैं उस वाइब्रेशन का नाम लिखना है। सो दीज वाइब्रेशंस आर डैम्प्ड वाइब्रेशंस। ठीक है, बिकॉज ये आफ्टर सम टाइम ये रुक जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? स्टेट वन वे टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशन। तो इन वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का एक तरीका ये है कि आप जो लेंथ है मेटल फुट रूलर की, ठीक है, आप उस लेंथ को क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, अगर हम लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी भी जो होगी वाइब्रेशन की वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या था? अ गीजर इज रेटेड 240, ओके ये यहाँ पे वोल्ट नहीं होगा, यहाँ वॉट होगा, 240 वॉट एंड 220 वोल्ट। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस गीजर को 220 वोल्टेज का सप्लाई देंगे, ठीक है, 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे, तो जो हमें इससे पावर मिलेगी वो कितनी मिलने वाली है? दैट इज 240 वॉट। अगर हम 220 वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो ये अपनी मैक्सिमम पावर 240 वॉट से जलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या था? इज इट पॉसिबल फॉर अ कॉन्केव लेंस टू फॉर्म एन इमेज ऑफ साइज 2 टाइम्स दैट द ऑब्जेक्ट। तो देखिए कॉन्केव लेंस है, अभी हम लोगों ने एमसीक्यू में किया था कि कॉन्केव लेंस हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है? डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। तो वो जब अपने से हमेशा छोटी इमेज फॉर्म करेगा तो अपने साइज की डबल तो कर नहीं सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नो। ठीक है, what will happen to the focal length of the lens if a part of the lens is covered with the opaque paper? ठीक है, तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द फोकल लेंथ। ठीक है, अगर आप उसका एक पार्ट कवर भी कर देते हैं उस किसी ओपैक पेपर से तो उसकी फोकल लेंथ पे नो इफेक्ट आएगा। हाँ, ये हो सकता है जो आपकी लाइट की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो आपकी लाइट आप उस पर सेंड कर रहे हैं, लाइट उस पर जो डाल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी कम हो जाने वाली है, बट उसके फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट इन केस ऑफ एक्सेस करंट एंड विच कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ स्विच। तो ये तो हमारे घरों में आजकल सबके घरों में मोस्टली लगा ही रहता है। इट इज एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, नेम द वायर टू विच दिस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कनेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एमसीबी को हम लोग किस वायर से कनेक्ट करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइव वायर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ कॉपर कंडक्टर इज प्लेस्ड ओवर टू स्ट्रेच कॉपर वायर्स whose ends are connected to a DC supply as shown in the diagram. What should be the magnetic poles at point A and B either side of the conductor to experience the force in the upward direction? Okay, देखिए ये पूरा आपका सर्किट बना के दिया है क्वेश्चन में और यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि एक कॉपर का वायर रखा हुआ है और इस कॉपर के वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, ऐसे लग रहा है। ठीक है, अपवर्ड लग रहा है और जो हमारी करंट की डायरेक्शन है, देखिए करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, ऐसे जाएगी और ऐसे यहाँ नीचे आएगी। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसे है और फोर्स ऐसे लग रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होने वाली है? ऐसे। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ऐसे होने वाली है, ऐसे कब होती है? जब इधर साइड नॉर्थ होगा और उधर साइड साउथ होगा, यानी ए वाले पे हमारा नॉर्थ पोल बनने वाला है और बी वाले पे साउथ पोल बनने वाला है। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नीचे करंट, इस साइड फोर्स लग रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होने वाली है, तो इस साइड नॉर्थ पोल बनेगा और इस साइड साउथ पोल बनेगा। ए पे यानी ऑप्शन क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ए और बी पे कौन से पोल बनेंगे, तो ए पे नॉर्थ एंड बी पे साउथ बनने वाला है।
और कौन से लॉ का हमने ये इस्तेमाल किया है, तो ये हमारा होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, इट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या आया था, thermal capacities of a substance A and B are same if mass of A is more than mass, which substance will have more specific heat capacity। ठीक है, जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, तो अगर हमने इसमें फॉर्मूला याद होगा, अभी मैंने लिखा भी था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास। इट मीन्स अगर मास ज़्यादा है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें ए वाले का जो मास है वो बी वाले से ज़्यादा है ना, तो ए वाले का मास ज़्यादा है यानी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम रहेगी और बी वाले की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, विच सब्सटेंस विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की जा रही है। अगर हम सेम हीट सप्लाई कर रहे होते हैं तो जो राइज इन टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा, दोनों में सेम राइज इन टेम्परेचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो आइसोटोप अफेक्टेड इफ इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो केमिकल चेंज करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके रेडियो आइसोटोप पे, क्योंकि आपको इसका रीज़न, आपको पहले इसका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है, सिंस रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना, हेंस एनी टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज विल नॉट अफेक्टेड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट है, द डायग्राम बिलो शोज द रे ओपी ट्रैवलिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2 एंड एंगल ऑफ डेविएशन, यानी डेल्टा हमें गिवन है कितना, 43 डिग्री। ठीक है, तो हमें यहाँ पे I2 निकालना है और I1 हमें गिवन है। तो देखिए डेल्टा का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ के रखा होगा। तो डेल्टा की वैल्यू हमें गिवन है 43 डिग्री एंड I1 हमारा गिवन है 65 डिग्री, प्लस I2 फाइंड करना है, और ए जो हमारा होगा एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि ये इक्विलेटरल प्रिज्म है तो हमारे यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, इधर सेंड कर देते हैं, तो ये आपका इधर ऐड होके हो जाएगा 103 डिग्री इज इक्वल्स टू 65 प्लस I2। 65 आपका यहाँ पे जाके लेस होने वाला है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बने, आंसर बनेगा 8 एंड 38 डिग्री। ठीक है, तो I2 आपका बन गया आंसर पहले वाले क्वेश्चन का 38 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रे QS। अच्छा, QS ये वाली जो रे होती है इसका नाम क्या होता है, तो दिस रे इज नोन एज इमर्जेंट रे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, कॉपी द डायग्राम गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ द लाइट रे PQ। ओके, ये वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसको आपको डायग्राम पूरा कंप्लीट करना होता है। ऐसे आपको यहाँ पे PQ रे इंसिडेंट रे दे दी है, आपको इसको ऐसे इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर जाएगी, यहाँ पे आपको तुरंत एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी 90 बनने वाला है, 90 है, 60 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 60 150, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 30। ये पूरा 90 का होता है, 90 में से आपका 30 इधर चला गया तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना है 60 डिग्री। तो जब भी, और हाँ क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए हमारा कितना दिया है 42 डिग्री दिया हुआ है, तो जब भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो लाइट क्या करती है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करती है, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्ट किया, कितने एंगल से किया, 60 से रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना एंगल बन रहा होगा आपका 30 बनेगा। ठीक है, ये 30 ये 60, तो यहाँ पे कितना एंगल बनने वाला है, चलिए देख लेते हैं, 30 60 आपका 90, तो मतलब यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है आपका 90 बन रहा है। ठीक है, मतलब ये 90 पे यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है। अगर 90 पे इंसिडेंट कर रही है तो डैट मीन्स ये विदाउट डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपका इसमें डायग्राम रहने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डायग्राम बिलो शोज टू पैरेलल रेज, ए ऑरेंज एंड बी ब्लू, इंस्टेंट फ्रॉम एयर ऑन एयर ग्लास बाउंड्री। ठीक है, एयर से ग्लास में जा रही है।
Copy and complete the path of the rays A and B. How do the speeds of these rays differ in glass? देखिए अभी स्पीड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, ठीक है, विबग्योर। सो ऐसे स्पीड जो होती है वो ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज करती हैं। सो ब्लू वाले की स्पीड जो होगी वो ऑरेंज वाले से कम रहने वाली है, ठीक है। ऑरेंज वाले की स्पीड ज़्यादा रहेगी और आपकी ब्लू वाले की स्पीड कम रहने वाली है। तो आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, जितने भी फैक्टर्स पढ़े होंगे, तो जिस भी रे ऑफ लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो डेविएट कम होती है, वो कम बेंड करती है, और जिसकी स्पीड कम रहती है तो वो ज़्यादा डेविएट करती है। तो अगर आप यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे डायग्राम को, तो यहाँ पे आपको बनाना है नॉर्मल। अगर हम इस ऑर्डर से चले तो ब्लू वाले की जो स्पीड है वो ऑरेंज वाले की स्पीड से कम है, तो इट विल बेंड मोर, तो आपको उसको थोड़ा ज़्यादा बेंड करके दिखाना है। और जो ऑरेंज वाला होगा उसको इतना बेंड नहीं करेंगे, हल्का, मतलब ब्लू वाले से कम रखना है, ठीक है। ब्लू वाला ज़्यादा बेंड करेगा, ऑरेंज वाला आपका कम बेंड करेगा, ठीक। यहाँ पे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे I1 लिख दीजिए, यहाँ पे I2 लिख दीजिए, ये आपका R1 हो गया और यहाँ पे R2 हो गया, ठीक। मेनली आपका ये जो डेविएशन वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट रखता है। और यहाँ पे बोला हाउ डू द स्पीड ऑफ दीज रेज डिफर इन ग्लास, तो आपको सीधा लिखना है जो ब्लू वाले की स्पीड होगी इट विल लेस दैन ऑरेंज वन, ठीक। हाउ आर द टू रिफ्रैक्टेड रेज इन ग्लास पैरेलल, गिव अ रीजन। तो हम डायग्राम में ही देख सकते हैं, पैरेलल तो नहीं है, रीज़न देना है। पहले तो इसका पैरेलल है कि नहीं, तो इसका आंसर तो नो होगा, पैरेलल तो बिल्कुल नहीं है। रीज़न देना है, बिकॉज आप रीज़न इतना लिखेंगे क्योंकि दोनों जो लाइट्स हैं ऑरेंज और ब्लू, इनका वेवलेंथ डिफरेंट है। डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से ये जो लाइट्स होंगी वो डिफरेंटली डेविएट होंगी, दैट इज़ वाई दे आर नॉट इन पैरेलल, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। तो क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये एक स्क्रीन से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ भी हमें दे करके रखा है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्रीन से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, यानी ये हमारा हो गया V 60 सेंटीमीटर। आगे पढ़ लेते हैं, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। तो हमें क्या पूछ के रखा है इसने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U पूछा है इसने हमसे। देखिए कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ भी प्लस होगा और हमारी इमेज रियल बन रही है, तो जिस वजह से V भी हमारा प्लस में रहेगा। तो बस यहाँ पे हम लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, f की वैल्यू 10 है, v की वैल्यू 60 है, माइनस 1/u। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/u इज इक्वल्स टू 1/60 माइनस 1/10। 60 और 10 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 60। तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू -5/60। कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1/12। रेसिप्रोकल कर देंगे इस चीज़ को, तो हमारा आंसर बनेगा u इज इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अ कॉइन केप्ट इनसाइड वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे करके रखा है 4/3 व्हेन व्यूड फ्रॉम एन एयर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन appear to be raised 3.0 millimeter. Find the depth of the coin in water, ठीक है। सो हमें डेप्थ निकालनी है कॉइन की और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे करके रखा है। देखिए कैसे करेंगे, ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, और ये हो गया हमारा शिफ्ट, इतना हमें ऊपर उठा हुआ ये नज़र आ रहा है कॉइन। तो इसका फॉर्मूला जो लगता है वो ये होता है, शिफ्ट इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/μ, ठीक है। तो शिफ्ट हमारा कितने का आया है, 3 मिलीमीटर। रियल डेप्थ वी हैव टू फाइंड एंड 1 माइनस 1/μ करेंगे तो 4/3 है, तो रेसिप्रोकल होके ये बन जाएगा आपका 3/4, ठीक है।
एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4 - 3 यानी कि रियल डेप्थ इंटू 1/4। देन इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू 4 3 12 मिलीमीटर में था, तो आपका आंसर भी मिलीमीटर में आएगा। तो रियल डेप्थ विल बी 12 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ इज द क्रिटिकल एंगल रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल कैसे रिलेटेड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो क्रिटिकल एंगल is inversely proportional to the critical angle is the directly proportional to the refractive index। critical angle जो होता है refractive index के directly proportional होता है। infrared radiations are used in warfare, explain with reason why। infrared radiation क्यों यूज की जाती है warfare में, because they are invisible। ठीक है, ये इनविजिबल होती हैं जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल वॉरफेयर में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट 45 डिग्री ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म इन द डायग्राम। ये आपको डायग्राम गिवन है। नेम द फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय द रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स एंड व्हेन इट इमर्जेस आउट। जब ये यहाँ पे एंटर कर रही है तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेना हो रहा है, एंट्रेंस पे हो रहा है हमारा डिस्पर्जन, और जब ये बाहर निकल रही है तो यहाँ पर हो रहा है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, स्टेट द कॉज ऑफ द अबव फिनोमेना मेंशन बाय यू। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम हैव डिफरेंट स्पीड्स। जो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट्स होती है उनकी स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है, बिकॉज उनके वेवलेंथ डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी लाइट डिफरेंट एंगल से डेविएट करती है। ठीक है, तो आपको यही आंसर लिखना था कि क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लाइट की स्पीड डिफरेंट होती है जिसकी वजह से वो डिफरेंट एंगल्स पे डेविएट करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुली हैज वेलोसिटी रेशियो 4, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द सिस्टम इंडिकेटिंग क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ लोड एंड एफर्ट। तो देखिए ये कैसे बनाना रहेगा आपको, यहाँ पे बनाएंगे आप एक, चलिए मैं नया पेज ही ले लेती हूँ। यहाँ पर आप पहले बनाएंगे एक ऐसे रिजिड सपोर्ट, देन आपको ऐसे एक ड्रॉ करना है, यहाँ पे 2 पुलीज रहेंगी और यहाँ से एक हुक बनाना है, फिर यहाँ पे सिंपली एक और बनाना है आपको, और यहाँ पर भी आपकी 2 पुलीज रहेंगी। ठीक है, देन फिर आपको यहाँ से थ्रेड डालनी स्टार्ट करनी है, नीचे जाएगा, फिर यहाँ से वापस और ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप एरो बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका एफर्ट, और ये यहाँ से आपको लोड को सस्पेंड करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लगेगा, एक टेंशन फोर्स इधर इधर इस साइड एंड इस साइड, ये सारे आपके इधर आपको टेंशंस दिखाने रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर डायग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द गिवन पुली सिस्टम इफ इट इज एन आइडियल पुली। आइडियल पुली है तो जितने आपकी पुलीज नंबर ऑफ पुलीज होती हैं उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज बनता है, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा आपका 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, अ मीटर स्केल ऑफ वेट 50 GF। ये मीटर स्केल बना के दिया है, इसका वेट 50 GF है, कैन बी बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। ओके, यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं विदाउट एनी वेट, किधर भी मतलब बिना वेट लटकाए इसके ऊपर हम 40 पे बैलेंस कर सकते हैं। मतलब इसका ये है कि जनरली जो आपका मीटर स्केल होता है उसका जो बैलेंस पॉइंट होता है वो आपका मिडिल में होता है, यानी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल में लाई करती है, मगर इस वाले में इसको 40 से बैलेंस किया जा रहा है बिना किसी वेट को सस्पेंड किए। दैट मीन्स ये जो आपकी स्केल है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आगे पढ़ते हैं, इफ दिस रूलर इज कट एट इट्स सेंटर देन स्टेट विच पार्ट 10 to 50 और 50 to 100 ऑफ द रूलर विल वे मोर देन 25 GF। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, पहले तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर होगा 10 to 50 सेंटीमीटर। मतलब इस वाले पोर्शन में 10 से लेकर के 50 वाले पोर्शन में यहाँ पे इसका वेट ज़्यादा, इसका मास ज़्यादा लाई करेगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट मिनिमम वेट प्लेस्ड ऑन दिस मीटर रूल कैन बैलेंस दिस रूल
व्हेन इट इज पाइवटेड एट इट्स सेंटर। जब हम इसको सेंटर से पाइवट कर देंगे तब क्या ऐसा मिनिमम वेट लटका है जिससे ये मीटर रूल हमारा बैलेंस हो जाए। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लगाएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए 50 सेंटीमीटर के मार्क पे पाइवट करना है, इसका जो वेट एक्ट करेगा इस मीटर रूल का, बिकॉज ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और 40 के मार्क पे बैलेंस कर पा रहे थे, यानी 40 पर ही इसका वेट लाई करेगा। ठीक है, तो मीटर रूल हमारी है कितने की, 50 GF की। तो यहाँ पर एक वेट एक्ट करेगा और इस साइड हमको एक दूसरा वेट सस्पेंड करना पड़ेगा जिससे ये आपकी मीटर रूल बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हमारा क्या बन रहा है, 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट पॉइंट। तो पाइवट पॉइंट हमारा क्या है 50 और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है हमारी 10, तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग 10 इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहाँ पे हमें कोई फोर्स नहीं मालूम है, कितना वेट सस्पेंड करना है मुझे नहीं मालूम है, तो यहाँ पे W ले रहे हैं। एंड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेनी है, देखिए इसने क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, मिनिमम वेट। ठीक है, जब हमें मिनिमम वेट चाहिए होता है तो जो हमें डिस्प्लेसमेंट रखनी पड़ती है वो मैक्सिमम रखनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमें ये मिनिमम चाहिए तो मतलब हमें ये मैक्सिमम रखना पड़ेगा, यानी जो आप वेट सस्पेंड करेंगे वो 100 के मार्क पे सस्पेंड करेंगे। तो 100 से 50 तक की डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 50। उसको सॉल्व करेंगे, 50 से 50 कैंसिल, यानी वेट जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 10 GF का वेट आएगा। ठीक है, तो यानी 100 सेंटीमीटर के मार्क पे हमको 10 GF का वेट सस्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके ये मीटर रूल बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार ऑफ मास 120 kg इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 18 km per hour and it accelerates to attain a speed of 54 km per hour in 5 seconds. Calculate the work done by the engine. देखिए जनरली तो वर्क का फॉर्मूला आपका या तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या mgh से भी निकाल सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट इसमें आपको दो स्पीड्स दे करके रखी हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका लगेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है आपकी, वर्क इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये आपकी थ्योरम होती है, वर्क एनर्जी इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल्स टू हाफ m v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसमें फॉर्मूला बनने वाला है। तो देख लेते हैं इसमें गिवन क्या क्या है, हमें मास गिवन है, मास है हमारा 120 kg, मूविंग एट अ स्पीड 18 km पर आवर, u की वैल्यू है 18 km पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5। कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। एंड इट एक्सेलरेट्स टू अटेन अ स्पीड ऑफ 54 km पर आवर, यानी कि v की वैल्यू हमें 54 km पर आवर दी हुई है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, टाइम, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वर्क इज इक्वल्स टू 1/2, मास है हमारा 120 kg, v स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर इट इज 225 माइनस u स्क्वायर यानी कि 25। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल किया, ये हो गया हमारा 60, तो 60 इंटू 225 माइनस 25 यानी कि हो गया हमारा 200। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12,000। ठीक है, और वर्क है तो इसीलिए इसकी SI यूनिट क्या बनेगी, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द पावर ऑफ द इंजन। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या था हमारा 12,000 एंड टाइम मैंने भी मेंशन किया था 5, तो ये क्या बन जाएगा 2400 2400 वॉट पावर हो जाएगी हमारी 2400 वॉट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इज अफेक्टेड
ड्यू टू द लार्जर सरफेस एरिया ऑफ द स्कूल बेल। लार्जर सरफेस एरिया आपका डिपेंड करता है लाउडनेस पे, ठीक है। लाउडनेस ही एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द अल्ट्रासोनिक वेव हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 किलोमीटर्स इन 14 सेकेंड व्हेन इट इज रिसीव्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द रिसीवर ऑफ द सोनार। ठीक है, तो ये तो आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आपका डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, आपसे पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द अल्ट्रासोनिक वेव हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ, ओके यहाँ पे आई थिंक रॉन्ग छप गया है, यहाँ पे लिखा है हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 किलोमीटर, यहाँ पर सेकेंड लगना था, यहाँ स्लैश नहीं लगा है। 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ हमें स्पीड दी है, टाइम दिया है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला केस है, तो इस वजह से जैसे अगर रिफ्लेक्शन वाला जब भी केस होता है तो आपका फॉर्मूला बनता है स्पीड इज इक्वल्स टू 2d/t, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस डबल करनी होती है क्योंकि जो वेव होती है वो डबल डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही होती है, तो हमको इस केस में डिस्टेंस निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम अपॉन 2। तो स्पीड देख लेते हैं, स्पीड इस बार हमारी किलोमीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारा बनेगा 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा हमारा 1500 एंड टाइम गिवन है 14 सेकेंड और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये बन जाएगा आपका 10500, ठीक है। तो बन जाएगी आपकी डिस्टेंस 10,500, ये बनेगी मीटर्स में, किलोमीटर में चाहिए तो आप डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो 10.5 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर चेंजेस। इसमें क्या हुआ है आपका, एक ये न्यूक्लियस था, इसमें फिर यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल निकला है, एक बीटा पार्टिकल निकला है, तो इसके न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस होंगी वही लिखना है हमको। देखिए जब आपका इधर से इधर जा रहा है अल्फा पार्टिकल निकलता है तो आपको इसके एटॉमिक नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी यहाँ पे बनेगा 90, और इसके मास नंबर में से 4 सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये बन जाएगा आपका 234, ठीक है। बीटा पार्टिकल निकलता है तो इस साइड आपको क्या करना पड़ेगा, इसके एटॉमिक नंबर में 1 ऐड करना है, और मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं करते, मास नंबर एज इट इज रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, नेम द न्यूक्लियर रेडिएशन विच इज द हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर। हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर कौन से न्यूक्लियर रेडिएशन में होती है, तो वो होता है हमारा अल्फा रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर एबल टू सी द टीवी चैनल्स क्लियरली व्हेन वी सेट टीवी ऑन। ऑटो ट्यूनिंग पे जब सेट करते हैं तो हमको टीवी चैनल्स क्लियरली दिखाई देते हैं, तो पूछा हमसे विच फिनोमिना लेड टू द क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द चैनल्स ड्यू टू द ऑटो ट्यूनिंग। तो कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, तो हो जाएगा आपका आंसर रेजोनेंस, ठीक है। डिफाइन द अबव फिनोमिनन मेंशन्ड बाय यू। तो रेजोनेंस की आपको सिंपली डेफिनेशन याद होनी चाहिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन कर दी है, ठीक है। अ फिनोमेना इन विच एन एक्सटर्नल फोर्स और वाइब्रेटिंग सिस्टम फोर्सेस अनदर सिस्टम अराउंड इट टू वाइब्रेट विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड एट अ स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, गिव एनी वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना। तो सिंपल है, कोलैप्स ऑफ सस्पेंशन ब्रिजेस, जब आपके सोल्जर्स सेम अपनी वॉकिंग स्टेप जब उनके एकदम सेम हो जाते हैं तो जो ब्रिज होती है वो काफ़ी तेज़ से शेक करने लगती है, उसके एम्पलीट्यूड्स बढ़ जाते हैं और वो कोलैप्स भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए आपके सोल्जर्स को कहा जाता है कि वो मार्चिंग करते हुए ना चलें। नेक्स्ट, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एक और आपका डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट cross section of the substance to a current when a voltage is applied to it. Its SI unit is ohm meter. तो specific resistance आपका resistance के equal होता है कब, जब उसमें
यूनिट लेंथ हो, यानी 1 मीटर की लेंथ हो वायर की, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर का होगा, तो आपका रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक। What happens to the specific resistance of a conductor if its length is double? देखिए specific resistance है तो लेंथ का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड करती है, तो इसका आंसर होगा नो इफेक्ट, ठीक है, कुछ नहीं होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एज इट इज सेम रहने वाला है। नेम अ सब्सटेंस हुज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड विद द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। तो बहुत सारे हैं, इसमें से एक हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्न, मैग्नीन भी होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। विच न्यूक्लियर रेडिएशन विल ट्रैवल अनडेविएटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए आपका जो गामा रेडिएशंस होते हैं वो अनडेविएटेड होते हैं, क्योंकि उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो अनडेविएटेड चले जाते हैं। हाउ कैन वन स्टॉप द रेडिएशंस एस्केपिंग फ्रॉम अ न्यूक्लियर रिएक्टर इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे हम इन रेडिएशंस को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, तो बाय कंस्ट्रक्टिंग कॉन्क्रीट वॉल, ठीक है, उसके आसपास मोटी मोटी हमको कॉन्क्रीट वॉल लगा देनी है, जिससे कि हम इन रेडिएशंस को स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, नेम वन इंटरनल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो ये आपका C40, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ओके, ठीक। ये आपका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, इससे आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द करंट I एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I। सो देखिए I निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से करंट ऐसे पास हो रही है, यहाँ पे आई, इस पॉइंट पे जब जाएगी तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए सपोज I1 पास हुई है, यहाँ पे पास हुई है आपकी I2। ये जो I1 है वो इस 15 वाले में भी जाने वाली है और इस 15 वाले में भी जाने वाली है। जब दो रेजिस्टेंस में सेम करंट पास होती है तो वो दोनों रेजिस्टेंस आपके किस में होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इस वजह से इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 15 + 15 यानी कि 30 ओम, ठीक। और ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस है इसमें करंट क्या जा रही है, डिफरेंट जा रही है, तो ये दोनों आपके किस में हो जाएंगे, आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। जब करंट डिफरेंट होती है तो पैरेलल होती है, करंट सेम होते हैं तो वो आपके सीरीज में होते हैं। तो जब इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारा रेजिस्टेंस कितना आया, इट इज 30 ओम। अब ये दोनों रेजिस्टेंस आपके किस में हो जाएंगे, दे विल बी इन पैरेलल, तो इनको पैरेलल के हिसाब से हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा RP will be 1/30 plus 1/30, तो it will be 2/30 and 1/15। रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा RP बन जाएगा 15 ओम, ठीक है। इसको यहाँ पे 1/RP कर देना है, 1/RP, ठीक है। तो हमारा जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इस पूरे सर्किट का वो है हमारा 15 ओम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहली चीज EMF 3.4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें दे करके रखा है 2 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने निकाल ही दिया है 15 ओम। फाइंड क्या करना है हमको, करंट। तो करंट फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला होता है EMF अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो EMF की वैल्यू कितनी है हमारी 3.4 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 15, इंटरनल है 2, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 17, डिवाइड कर देंगे तो करंट हमारी कितनी आ गई 0.2 एम्पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज यानी हमें V कैलकुलेट करना है, तो V का फॉर्मूला सिंपल होता है V = IR। करंट हमारा कितना बना 0.2, रेजिस्टेंस हमारा कितना आया है 15, यानी कि आपका आंसर बन जाएगा 3 वोल्ट, ठीक है। चलिए 2 ही क्वेश्चन थे इसके। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
required to melt 200 gram of ice at 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट दे करके रखी है और हीट कैपेसिटी। चलिए सारी चीज़ें गिवन है। देखिए जब आपका ऐसे आइस से वाटर बन रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, आइस जो होगी आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे सबसे पहले आपका उसमें फेस चेंज होगा, यानी ये 0 to 0 जाएगा। पहले ये आइस से बनेगा वाटर, फिर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस होने वाली है। तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो टोटल हीट एनर्जी का आपका जो फॉर्मूला बनेगा, पहले देखिए फेस चेंज हो रहा है तो वहाँ पे लगाएंगे ml, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहाँ पे फॉर्मूला हमारा लगता है mc डेल्टा t। ठीक, तो इसमें से m कॉमन ले लेंगे तो हमारा फॉर्मूला बचेगा L प्लस C डेल्टा t। m यानी मास, हमारा मास कितना गिवन है आइस का 200 ग्राम। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे 200। लेटेंट हीट हमारी कितनी है 336 प्लस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी दे करके रखी है हमें 4.2, और डेल्टा टी यानी 100 डिग्री सेल्सियस का ही राइज हो रहा है तो यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 200, 4.2 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 336 प्लस 420। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 200 इंटू ऐड करेंगे तो ये बच जाएगा आपका 756 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 12 6 6 1 5 6 2 एंड 0 0। ठीक है, तो हमारी जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बनेगी 156200 जूल्स। ये हमारा फाइनल आंसर्स बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या होता है? सिंपल, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है, ये आपका सिंपल सा कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल होता है कि जब आपका सिस्टम परफेक्टली इंसुलेटेड है तो जितनी हॉट बॉडी हीट लॉस करेगी उतनी ही कोल्ड बॉडी हीट गेन करने वाली है। नेम द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग अ कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं हम लोग? कॉपर का वेसल यूज करते हैं। ठीक है, राइट वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल चूज फॉर मेकिंग कैलोरीमीटर। कॉपर क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ही लो होती है। ठीक है, बहुत लो होती है जिसकी वजह से हम कॉपर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, आई होप आपको विजिबल हो। कार्डबोर्ड पे है, आयरन फिलिंग्स डाली गई हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से कुछ अरेंज कर दिया है। ये आपकी वायर की एक लूप गई है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा है पोलैरिटीज बतानी है ए और बी पे, यानी इन पॉइंट्स पे ए और बी की पोलैरिटी बतानी है। देखिए यहाँ पे हम जो रूल यूज करने वाले हैं वो रूल होगा हमारा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो अगर हम इस तरीके से अपने थंब को प्लेस करें और अपनी फिंगर्स ऐसे कर्ल करें तो देखिए हमारा थंब किधर की ओर प्लेस पॉइंट आउट कर रहा है, अपवर्ड्स, और ये जो आयरन फिलिंग की डायरेक्शन है वो भी इसी तरफ है, यानी यहाँ पे करंट क्या होगी, ऊपर की ओर जा रही होगी इस साइड, इस लूप में। और इस साइड देखिए अगर हम थंब को डाउनवर्ड्स प्लेस करें तो देखिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से करंट नीचे जा रही होगी। अगर हम यहाँ से देखें तो इसका मतलब है कि ए वाले टर्मिनल से करंट जा रही होगी और इस वाले टर्मिनल की तरफ वापस आ रही होगी। ठीक है, तो जब ए वाले टर्मिनल से करंट निकल रही है यानी कि जो ए वाला हो जाएगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और बी वाला हो जाएगा आपका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? स्टेट द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इफ एन आयरन रॉड इज हेल्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। अगर हम यहाँ पे एक आयरन की रॉड रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी इंक्रीज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड गेट इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वन वे
टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द कॉइल। कॉइल की पोलैरिटी चेंज करने का क्या तरीका है, तो आप इसमें जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं उनको चेंज कर दीजिए, ठीक है। अगर हम लोग बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर देंगे तो कॉइल की जो पोलैरिटी होगी वो भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए एक ही तरीका है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बाय डिक्रीजिंग द magnitude of current by rheostat। देखिए हम लोग अगर यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रेओस्टैट, रेओस्टैट की हेल्प से हम लोग करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो विद दिस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।